देखिए न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। बेसिकली ये होते हैं आपके पास डीएनए और आरएनए। अगर बात की जाए आरएनए की, तो आरएनए के अंदर एडेनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर को जो कि हमारा चल रहा था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसी का ही यूनिट 1, जिसके अंदर बायो मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको 2 पार्ट्स ऑलरेडी करा दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर भी ली हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर ये चैप्टर आपका जो यूनिट है, यूनिट का चैप्टर नंबर 1, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको कराए थे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, जो कि सबसे मेजर पार्ट था। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स और फिर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, इनके बाद क्लासिफिकेशन क्या होगा इनका, एंड इनके बायोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं और केमिकल नेचर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, शुरुआत करने वाले हम लोग न्यूक्लिक एसिड से, लेकिन अगर आप पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक्स आपको दी जाती हैं, जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक, उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स है या नोटिफिकेशंस आते हैं या जो भी डिटेल्स है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। बेसिकली ये होते हैं आपके पास डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? देखो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है शुगर, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरी चीज़ जो प्रेजेंट होगी वो है नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके के होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। ठीक है, अगर प्यूरीन्स की बात करें तो ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर एडेनिन और गुआनिन आता है, और वहीं पे पायरिमिडीन के अंदर आता है कट, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड को, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होते हैं तब जाकर डीएनए और आरएनए बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। शुगर इसके अंदर अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए है तो राइबोस। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड्स मेनली काम क्या करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जो डीएनए या आरएनए है, दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, सिंपली भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स की तरह है, क्यों? डीएनए की वजह से। ठीक है, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो होगा, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अब एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हुए चलेंगे। जैसे कि कॉम्पोजिशन मैं ऑलरेडी वैसे करा चुकी हूँ। पहला होगा शुगर। ठीक है, पहला डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, और अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो अभी अभी बताया, फॉस्फेट ग्रुप, जो दोनों में सेम होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और तीसरा जो यहाँ पाया जाता है वो है नाइट्रोजनस बेसिस, जिसका क्लासिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ। बस एक और डिफरेंस होता है कि अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाएंगे, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। क्लियर। और अगर बात की जाए आरएनए की, तो आरएनए के अंदर एडेनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, लेकिन थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉम्पोजिशन के आधार पर। क्लियर।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए को, कि जो डीएनए है वो क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए का एक मेन स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि क्या होता है। देखिए, डीएनए एक जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल है। इसको लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए कि भैया डीएनए ही होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर। अब इसी के साथ ही साथ देखो, कॉम्पोजिशन आपको पता है कि किससे मिलकर बना है। इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, है ना। राइट हैंडेड फैशन में ये कॉइल्ड होगा, राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, राइट हैंडेड कॉइल्ड डीएनए पाया जाता है। इसी के साथ ही साथ कुछ नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन के साथ थाइमीन की पेयरिंग होगी, साइटोसिन के साथ ग्वानिन की पेयरिंग होती है। कुछ आपके मेजरमेंट्स भी दिए गए थे वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू, तो पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये है कुछ इस तरीके का डीएनए, जिसमें ये है बैकबोन, ठीक है, बैकबोन है, बैकबोन मिलकर बनती है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। क्लियर। इसी के साथ ही साथ देखो, ये एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर लेना कि जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, एक 3 to 5 और दूसरी होती है 5 to 3, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का आपका एक हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स जिसकी जो लंबाई है ना, वो 3.4 नैनोमीटर की होगी। और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजनस बेसिस, एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, 2 बेस पेयर्स के बीच का डिफरेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, और इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डायमीटर है वो है 20 नैनोमीटर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई थी वॉटसन एंड क्रिक ने, वही मॉडल आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसने बताई थी, याद रखिएगा, वॉटसन एंड क्रिक ने, जो अभी तक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करके बताया था। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बातों से काम नहीं चलाया था, इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ड्रॉ नहीं मतलब एक पूरा मॉडल तैयार करके बनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगी। ठीक है, बैकबोन जो बनती है, जो बैकबोन होती है वो बनेगी 2 चीज़ों से मिलकर, जिसका नाम है एक तो शुगर और दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर, ये सारी चीज़ें हो गई है। इसके बाद आप इसका मेजरमेंट लिख ही सकते हो कि एक हेलिक्स 3.4, 2 बेस पेयर 0.34, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डायमीटर 20 नैनोमीटर का होता है, एक हेलिक्स के बीच में 10 पेयर्स बस बेस पेयर्स लगे हुए होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास डीएनए की। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आरएनए के बारे में। देखिए, आरएनए, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, बस उसका उतना ही काम है, उससे ज़्यादा उसका काम नहीं है। लेकिन आरएनए बहुत सारे काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर भी करेगा, तो लिख लेते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। इसी के साथ ही साथ ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी परफॉर्म करेगा, यानी ये रिएक्शंस को कैटेलाइज भी करता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। प्लस प्रोटीन बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम होते हैं आरएनए के। अब अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज मोर प्रिमिटिव, डीएनए या आरएनए, तो आपका आंसर होगा आरएनए। ठीक है, पहले आरएनए ही आया था,
समझे? उसके बाद डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। चलो खैर, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डीएनए के टाइप्स नहीं होते, लेकिन आरएनए के 3 मेजर टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है टीआरएनए, ठीक है, दूसरा है एमआरएनए और तीसरा है आरआरएनए, ठीक है। पहला जो टीआरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा है मैसेंजर आरएनए और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कब, जब आप प्रोटीन बनाते हैं। जैसे अगर एमआरएनए की बात करें तो मेन टेम्पलेट यही बनाता है, ठीक है, मेन टेम्पलेट यही बनाएगा, यानी इसी का ही जो ट्रांसलेशन है वो होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। टीआरएनए ट्रांसफर करता है उन अमीनो एसिड्स को जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए होंगे, और आरआरएनए इन रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। समझ आया? आरआरएनए कैटेलाइज करेगा यानी प्रोटीन बनाएगा एक्चुअली। उसके बाद एमआरएनए खुद ही ट्रांसलेट होकर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। और जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो उन अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे कैरी अमीनो एसिड है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, एंड दे कैटेलाइज प्रोटीन सिंथेसिस। ये होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के आरएनए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो आमने सामने नहीं लगे होते, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड है तो आमने सामने यहाँ पर स्ट्रैंड्स नहीं होते हैं, ना ही वो आमने सामने जुड़े हुए होंगे। बस पेयरिंग याद रखिएगा, एडेनिन के साथ यूरेसिल पेयर करता है और साइटोसिन के साथ थाइमीन पेयर करेगा, वही चीज़ें रहेंगी। देखो, शुगर चेंज हो जाएगी, राइबोस शुगर, थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें वही रहेंगी, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी वही रहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पर होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आरएनए के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट अब नहीं होगा। बढ़ जाते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और फिर बात करेंगे कि क्या क्या केमिकल नेचर होते हैं आपके इन न्यूक्लिक एसिड्स के। तो सबसे पहली चीज़ कि हर एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ऑलरेडी मैं 2-3 बार ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है PO4, जो कि बेसिकली एक फॉस्फेट ग्रुप है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव चार्जेस को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज या फिर एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक नेचर, ठीक है। चाहे डीएनए की बात कर लें आप या फिर आरएनए की बात कर लें। इसी के साथ ही साथ दे आर टोटली हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यानी वो पानी में आराम से घुल भी सकते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो घुल नहीं पाएंगे, बट अगर बात करें आपके पोलर सॉल्वेंट की, जैसे कि पानी, उसके अंदर वो आराम से घुल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हम इनको कहते हैं। इसके बाद क्या क्या इनके बायोलॉजिकल रोल्स हैं? सबसे पहला तो यही है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज द मेजर एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेनेटिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ईदर इट इज डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो स्टोर करने का काम करेंगे ही करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर आप अपने घर वालों की तरह क्यों दिखाई देते हो? इन्हीं की वजह से। जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं उनको कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। रेप्लिकेशन, भैया डीएनए है तभी तो रेप्लिकेशन आप कर पा रहे हो। प्रोटीन का फॉर्मेशन यहीं से ही होता है। जब तक डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि आरएनए प्रोटीन बना पाएगा फिर या नहीं?
अरे भैया पहले डीएनए की ज़रूरत है ना आरएनए बनाने के लिए, तभी तो आरएनए से प्रोटीन बनाओगे, तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डीएनए म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो कि डीएनए में म्यूटेशन की वजह से ही होती है, ठीक है। और चीज़ें इवोल्यूट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है चीज़ों का, क्योंकि बढ़ते समय के साथ, है ना, चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सेल्युलर फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशंस, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए। अब सेम एज आरएनए की अगर बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है ये तीनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तभी सारी चीज़ें होंगी। जीन रेगुलेशन करते हैं, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन साइलेंसिंग के लिए। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट भी करेंगे। जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, आरएनए सर्व्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, याद रखिएगा। कैटेलाइसिस मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि कैटेलाइज भी करते हैं, ये राइबोसोम्स कैटेलाइज करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस को। एमआरएनए की प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जो इंट्रॉन्स है उनको रिमूव करने के लिए और उसको एक्सॉन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजिकल यूज़ भी होते हैं, आरएनए वैक्सीन्स के अंदर, जीन थेरेपी के अंदर, इसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं न्यूक्लिक एसिड से। यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको अब यहाँ से नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है प्रोटीन और अमीनो एसिड, ठीक है। पहले मैं आपको अमीनो एसिड कराऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग प्रोटीन्स पर चलेंगे। अच्छा, अमीनो एसिड्स क्या हैं? ये है माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि यही माइक्रोमोलिक्यूल्स आगे चलकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, जिनको आप प्रोटीन्स कहेंगे, ठीक है। ये होती हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, क्या मैं कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। क्या ये ऑर्गेनिक होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कारण क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास ये कुछ अमीनो एसिड की एक चेन है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मोती की एक माला याद रखो, ठीक है, जिसके अंदर जो मोती है वो तो अमीनो एसिड है, और जो धागा है, ठीक है, ये जो धागा है ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ये जब आपस में एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना लेते हैं, तब जाकर क्या होगा, आपका एक पूरा प्रोटीन भी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये आप न्यूक्लिक एसिड की हेल्प से करते हो, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये जो चेन बनाई है ना मैंने, ये आरएनए की मदद से होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अच्छा पहले इसके नाम को तोड़ लो, अमीनो और एसिड। तो अमीनो का मतलब है अमीनो ग्रुप, यानी NH2, है ना, ये क्या है? अमीनो ग्रुप। और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है, COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ आया? तो इजीली आप इसको तोड़कर इसको याद रख सकते हैं कि अमीनो एसिड का नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया है, अमीनो एसिड का नाम भी हमने उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही दिया है, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये है COOH, यानी दिस इज द एसिड पार्ट, ठीक है। ये है NH2, यानी ये है आपका अमीनो ग्रुप बन गया अमीनो एसिड, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि एक अमीनो एसिड को छोड़कर सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी कि आप एक चीज़ ऐसे याद रखो कि सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं उनमें जो कार्बन होगा वो एक कायरल कार्बन एटम होता है, ठीक है। एक अमीनो एसिड को छोड़कर, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ये अलग होगा, साइड चेन, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि सारे प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 20 अमीनो एसिड्स
amino acids are responsible for formation of protein, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए यही अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 20 के 20 अमीनो एसिड में इतना स्ट्रक्चर सेम होगा, इतना नहीं उतना, ठीक है। ये जो साइड चेन होती है बस यही अलग होगी हर एक अमीनो एसिड में, यही डिफरेंस होता है 20 के 20 अमीनो एसिड में, यानी हर अमीनो एसिड में ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, बस ये साइड चेन अलग होती है। अब एक ऐसा एक्सेप्शन भी है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, वो है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसा होता है, बाकी सब कायरल कार्बन एटम सब में प्रेजेंट होंगे इसको छोड़कर। देखो इतना स्ट्रक्चर तो सब में सेम ही है, ठीक है। अब ये कायरल एटम नहीं होता है ग्लाइसिन के अंदर, कारण है ये 2 हाइड्रोजन आ गए सेम, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी इसको हम कहते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये याद रखेगा कि ये किसी भी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, रीजन है देयर इज नो कायरल कार्बन एटम इन दिस ग्लाइसिन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि अमीनो एसिड को आप किस किस तरीके से क्लासीफाई करते हो। देखो अमीनो एसिड को आप 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी। अब पहले अगर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो ये होते हैं 5 प्रकार का, एक है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, तीसरा है एरोमेटिक, फिर है बेसिक और फिर है एसिडिक, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होंगे नॉन पोलर, फिर पोलर, फिर एरोमेटिक, फिर एसिडिक एंड बेसिक, क्लियर। चलिए सबसे पहले बात आती है नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर के अंदर एलिनीन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन और वेलिन, ये सारी चीज़ें आती है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी मैंने बनाई थी, VIMALG, ठीक है, विमल जी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। V मीन्स वेलिन, I मीन्स आइसोल्यूसिन, M मीन्स मेथियोनिन, A मीन्स एलिनीन, L मीन्स ल्यूसिन और G का मतलब होता है ग्लाइसिन। विमल जी, इसकी हेल्प से आप ये याद रख सकते हो नॉन पोलर अमीनो एसिड को, ठीक है, याद हो जाएगा। अब नॉन पोलर अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई नेट चार्ज नहीं होता है, ठीक है, नो चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई चार्ज नहीं होगा, उसी को आप नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कहते हैं। विमल जी से याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पोलर। अब पोलर के अंदर भी 6 ही अमीनो एसिड्स आते हैं, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर है एरोमेटिक। एरोमेटिक में सिर्फ 3 आपको याद रखने हैं, जो है फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हकल रूल्स को तो फॉलो करेंगे, साथ ही साथ इनके पास एरोमेटिक साइड चेन प्रेजेंट होती है, एरोमेटिक साइड रिंग बेसिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। 3 ही याद रखेगा, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, पीटी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर है बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड तो आप समझते ही होंगे, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ठीक है। एंड देन है जिनके नाम के बाद में ही एसिड लगा हुआ है, वो एसिडिक अमीनो एसिड है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन। कौन सी साइड चेन है, उसका नेचर क्या है, उसी के आधार पर हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी, या फिर ये आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब ये होते हैं 3 तरीके के, एक है एसेंशियल, दूसरे हैं सेमी एसेंशियल और तीसरे हैं नॉन एसेंशियल। आप अगर आपको सहूलियत लगे तो आप तीनों को याद रख लीजिए, नहीं लगे तो आप सिर्फ 2 को भी याद रख सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं ज़रूरी, जिनको आप कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे, ज़रूरी तो है लेकिन बॉडी में नहीं बनते हैं, आपको बाहर से खाने में इंक्लूड करके इनको लेना पड़ेगा, इनकी कमी को पूरा करना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल वो होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाएंगे,
अब ऐसा तो नहीं है ना कि नॉन एसेंशियल है तो क्यों ही बना रहे हैं हम हमारी बॉडी में, बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब इसको याद करने की भी मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। फिनाइल एलिनीन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टडीन, यहीं पर आप इसको ऐड कर लीजिए। कहा मैंने कि अगर सहूलियत लगे तो आप इसको अलग याद रख सकते हैं, अगर नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको याद करने की ट्रिक आपके पास बहुत होगी। वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है, या फिर प्राइवेट टिम हॉल, यहां से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी के बचे कुछ नॉन एसेंशियल में, ठीक है, जैसे कि एलेनिन, एस्पार्जिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन एंड ग्लूटामिन, ये सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है सारी की सारी चीज़ें अमीनो एसिड्स के बारे में। इसके बाद अगर केमिकल नेचर के बारे में बात करें तो एम्फोटेरिक नेचर इनका होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है क्योंकि इसके अंदर बेसिक ग्रुप भी है, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बेस और एसिड दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो उसको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। तो ये नेचर इसका होता है। साथ ही साथ ज्विटर आयन फॉर्मेशन का यहीं से तुम लोग देख लो, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको कहेंगे कि ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन भी करते हैं। At physiological pH, amino acid exist in a zwitter ion form with NH3 positive and CO negative। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जब किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड पर कोई नेट चार्ज हो ही ना। ठीक है, जब जो चार्ज है वो इक्वल हो जाता है जीरो के, उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी कैन परफॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, ट्रांसअमीनेशन हो सकता है, डीअमीनेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सारे इनके काम हैं। आर ग्रुप इन्फ्लुएंस डिटरमाइंस अमीनो एसिड पोलैरिटी, चार्ज, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? इस साइड चेन पर। कहा था मैंने कि यही साइड चेन है जो फेट डिसाइड करता है हर एक अमीनो एसिड का। ठीक है, एंड लास्ट चीज इससे रिलेटेड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं अमीनो एसिड के। देखो, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं अमीनो एसिड के, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये प्रोटीन्स बना रहे हैं। प्रोटीन्स तुम्हारी बॉडी में भरे हुए हैं, तो पहला काम तो यही है, प्रोटीन बनाना। दूसरा, एंजाइम का फॉर्मेशन करना। ठीक है, और हॉर्मोन्स भी बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ये बनाता है, इम्यून फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखो, प्रोटीन्स हर जगह है। ठीक है, हर जगह आपके बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से 80% प्रोटीन ही है। प्रोटीन्स ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, आपके हार्मोन्स प्रोटीन हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, डिफेंस में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्रोटीन से ही या प्रोटीन्स ही होते हैं। क्लियर? अब क्या इनके मेजर फंक्शंस है और किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है, क्या केमिकल नेचर है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्रोटीन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने हैं? क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल है? नहीं, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं यानी अमीनो एसिड हैं वो आपस में मिलकर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक अमीनो एसिड, मैं यहाँ कोई सा भी ले रही हूँ, सिंपल सा, ये R, ये H, इधर COOH और इधर NH2। ठीक है, एक अमीनो एसिड, और दूसरा अमीनो एसिड कुछ ऐसे ले लेते हैं, NHH। ठीक है, NH2, उसके बाद CH, COOH और यहाँ R। ठीक है, दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा और किस तरीके से ये प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। ऐसे ही चेन्स बनी हुई होती है अमीनो एसिड की। ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है। यहाँ से उठाते हैं हम OH, ठीक है, और यहां से उठाया जाता है H। क्लियर?
एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक पार्ट से OH उठाया जाएगा, दूसरे अमीनो एसिड के NH2 यानी अमीनो पार्ट से हाइड्रोजन उठाया जाएगा, इसको रिमूव करके H2O बनेगा, और फिर यही जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, ये जो बॉन्ड बन जाता है ना इनके बीच में, इसी को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गई है बात, समझ में आ गया है। कभी भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में नहीं बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, या दो अमीनो ग्रुप नहीं बनाते हैं, हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, दूसरा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से लंबी लंबी चेन्स प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड्स की, जो मिलकर पूरा कंप्लीटली एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनसे मिलकर बनते हैं आपके प्रोटीन्स। परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे काम होते हैं इसके, बहुत सारे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। ठीक है, और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या काम करेगा। लेकिन एक चीज बताइए, क्या ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है? बोलो, क्या ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है? नहीं, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन खाने से किसी की बॉडी में एनर्जी नहीं आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये काम होते हैं इसके प्रोटीन्स के। क्लियर हो गई है बात, समझ में आ गया है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। अब बात आती है किस तरीके से आप प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो प्रोटीन्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कॉम्पोजिशन के आधार पे, तो सबसे पहली चीज सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, स्क्लेरोप्रोटीन। क्या होगा? सिंपल सी अमीनो एसिड की एक लीनियर चेन होगी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई, बस इतना होता है सिंपल प्रोटीन के अंदर। दूसरा हमारे पास है कॉन्जुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, यानी जो जोड़ों में रहते हैं, जोड़े। ठीक है, जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, जैसे फॉस्फो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, लिपो प्रोटीन, फ्लेवो प्रोटीन। समझ में आया? इसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना। ये मिलकर बनाते हैं आपके कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को। और तीसरा है डिराइव्ड या फिर प्रिकर्सर। ये वो है कैन बी फॉर्म्ड बाय अदर प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स है जो दूसरे प्रोटीन से ही बने हैं। ठीक है, जो दूसरे प्रोटीन्स से ही बने हैं। अब इसके अंदर कुछ सिंपल होते हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी, और कुछ सेकेंडरी होते हैं। अब अगर प्राइमरी की बात करें तो जैसे कोगुलेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन्स है, मेटाप्रोटीन्स है। सेकेंडरी के अंदर प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये वो हैं जो दूसरे ही अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं या दूसरे ही प्रोटीन से मिलकर बने हैं, उसी को आप डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। और अगर बात की जाए स्ट्रक्चर के आधार पर, तो ये होते हैं दो प्रकार के, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है, तो ये सारी कहानी है हमारे पास प्रोटीन के क्लासिफिकेशंस की। अब एक और क्लासिफिकेशन है, या आप इसका बायोलॉजिकल रोल भी समझ सकते हो, दोनों चीज़ें इसी के अंदर है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल रोल्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो काम हो रहे हैं उसके आधार पर कैसे आप प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है कैटालाइटिक प्रोटीन्स। अब आप खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ नहीं है प्रोटीन्स। कैटालाइटिक प्रोटीन यानी एंजाइम्स, एंजाइम्स आर इवेंचुअली प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जैसे कि कोलेजन, फाइब्रिन, स्किन फाइब्रोइन, इलास्टिन, ये सब क्या है? ये सब है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तीसरा न्यूट्रिएंट, कैसीन, भैया मिल्क प्रोटीन है ये, मिल्क प्रोटीन है ये। फिर इसके बाद रेगुलेटरी प्रोटीन्स जैसे कि हार्मोन्स, है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन।
फिर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, फिर है डिफेंस जैसे एंटीबॉडीज। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है, क्लासिफिकेशन है, ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल रोल्स। अब आप खुद ही देख लो कि मतलब आपकी बॉडी के 80 to 85% फंक्शंस प्रोटीन्स ही परफॉर्म कर रहा है ना? और इसमें से कोई आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आती है बात कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब देखो इसके अंदर मुझे 4 चीज़ें आपको करानी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक एक करके जो सीढ़ियाँ चढ़ता है प्रोटीन, जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा। देखो हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं प्रोटीन्स की, आप केमिकल नेचर भी इसको कह सकते हो। पहला है प्राइमरी प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी प्रोटीन, तीसरा है टर्शरी प्रोटीन्स, टर्शरी प्रोटीन्स, एंड फोर्थ इज क्वाटरनरी प्रोटीन्स। ठीक है, अब पहले अगर बात करें प्राइमरी प्रोटीन्स के बारे में, तो इसमें आपको याद रखना है कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी करा चुकी हूं मैं, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, खत्म। अमीनो एसिड की ऐसे चेन बनी हुई होगी, उसको आप कह दोगे प्राइमरी प्रोटीन। क्या क्या चीजें होंगी? अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, खत्म। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी प्रोटीन, जिसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं सेकेंडरी प्रोटीन्स के, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। तीसरा टर्शरी प्रोटीन, जहां से 3D स्ट्रक्चर शुरू हो जाते हैं प्रोटीन्स के, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा बॉन्ड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, जैसे अल्फा हेलिकल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। और अगर बीटा प्लेटेड शीट्स की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, है ना। देखो बनते कैसे हैं, जब आप प्राइमरी प्रोटीन्स की फर्दर फोल्डिंग करा दोगे तो सेकेंडरी बन जाएंगे, सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग करा दोगे तो टर्शरी, टर्शरी को और कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो क्वाटरनरी, फिर लास्ट है क्वाटरनरी, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चेन्स जो होती हैं वो आपस में बाइंड करती हैं एंड देन बनाती है क्वाटरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये 4 है हमारे पास। फिर इसके बाद बारी आती है केमिकल नेचर की, कुछ तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कुछ और सुन लीजिए। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं अमीनो एसिड्स। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कंटेन NH2, COOH, OH, SH, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स में। एम्फोटेरिक नेचर, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर होगा, देखो जो जो नेचर अमीनो एसिड का है वो यहाँ भी होगा, क्योंकि उसी से ही मिलकर बने हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो 2 प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं ना, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, वही डिफरेंट है। ग्लोबुलर आर वाटर सॉल्युबल, लेकिन जो फाइब्रस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रीनेचुरेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, जैसे pH, हीट, केमिकल, टेम्परेचर, ये सब कुछ। ठीक है, एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन्स, जो कि बहुत सारे हैं, करा चुकी हूँ मैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कितने हैं? सब क्या है? प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन नहीं, ये इलास्टिन, कोलेजन, स्किन फाइब्रोइन, ये सब क्या है? सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये चीज़ याद रखिएगा। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन के अंदर एंटीबॉडीज, स्टोरेज फंक्शन इसका होता है, और हॉर्मोन्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोटीन से रिलेटेड। क्लियर? तो आई होप कि अब आपको इस चैप्टर से किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी सवाल नहीं होगा। और अगर डाउट आपका किसी भी सेक्शन से, किसी भी पॉइंट से होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा।
बाकी आज इस सेक्शन के लिए इतना ही, आज इस क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।